जय श्री राम, जय श्री महाकाल। वर्ल्ड में जिस हिसाब से अनरेस्ट चल रही है, क्या लगता है वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन तो नहीं बन रही है? ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में है और इसी को मैं क्या करूँगा, पूरी तरह से डिकोड करूँगा आप लोगों के लिए कि एग्जैक्टली समझ आए आपको कि कहाँ से चीज़ चालू हुई, कहाँ तक जा रही है और कितना चांस है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है या फिर आने वाला है। ये पूरी सिचुएशन चालू कब हुई? 28 फरवरी के पहले, मतलब फरवरी एंड में। कहाँ से चालू हुई? एक दिन अचानक से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, तो लोगों को लगा अरे भाई अब तो कुछ अलग होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन यहाँ पर तो किसी को ध्यान में भी नहीं थी। उसके अगले दिन, एक दो दिन में मतलब, अटैक किया इसराइल ने ईरान पे। क्यों किया? ईरान की तो ऑलरेडी बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर को लेकर अमेरिका से, और वो लोग अपनी एक डील के एक लेवल तक पहुंच भी गए थे। फिर भी इसराइल ने ईरान पर अटैक किया। तो अभी आप देखेंगे तो देयर आर टू काइंड ऑफ ग्रुप्स। वन इज इसराइल वाला ग्रुप जिसमें अमेरिका भी आ गया, और एक है ईरान वाला ग्रुप। हो क्या रहा है पूरी जगह पर? इसराइल ने ईरान पर अटैक किया ये बोलकर कि ये ईरान वाले जितने भी है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं और दिस इज द वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन। आपने ये मास डिस्ट्रक्शन वाला जो वर्ड है ना, ये पहले भी जीवन में सुना जरूर होगा। वो जो वर्ड था वो था सद्दाम हुसैन के लिए, इराक के लिए, जिसने ये कहा था कि हम लोग अब पेट्रो डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे किस में? यूरोज में। इसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है कि जिसने भी पेट्रो डॉलर के अगेंस्ट कुछ भी बात करी है वो कंट्री नहीं बची। स्टार्टिंग फ्रॉम इराक, जिसने बोला हम यूरो में ट्रेड करेंगे। देन वी वेंट टू लिबिया, जो गद्दाफी का रूल था, उन्होंने बोला था हम गोल्ड दिनार बनाएंगे। तीसरा सीरिया, जिसने बोला था कि हम पाइपलाइन हमारे यहाँ से क्रॉस करने नहीं देंगे, तो ऑब्वियस है पेट्रो डॉलर पे बहुत फर्क पड़ेगा। वेनेजुला, जिसने बोला हम बिटकॉइंस में ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग रशिया और युआन को, या रशिया और चाइना को युआन में दे देंगे। तो फिर ईरान क्यों? ईरान ने भी कहा कि हम चाइना से युआन में कर लेंगे। सबसे खतरनाक खबर अभी जो आ रही है वो ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें इन्होंने बोल दिया है कि हम लोग वो खोलने को तैयार हैं, या कुछ कुछ शिप्स को हम अलाउ कर देंगे, पर वही शिप्स को अलाउ करेंगे जिन शिप्स में जो क्रूड जा रहा है उसका पेमेंट आपने युआन में लिया है। युआन में लिया है। युआन में लिया है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, युआन में लिया मतलब चाइनीज करेंसी। तो ईरान के खेमे में एक और कंट्री ऐड हो गई, दैट इज चाइना। मानो नहीं, और बाय डिफॉल्ट तो वही हो रहा है। अब ये जितनी भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, इससे वर्ल्ड में अनरेस्ट नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा? पेट्रो डॉलर फिर आपने कैंसिल करके युआन में करने की कोशिश करी तो दिक्कत तो आएगी। एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि ये पूरी चीज़ें जो चल रही है ना, ये पूरी वर्ल्ड में जो भी चल रही है, इसको क्रिएट करने वाला भी यूएस है, क्योंकि यूएस में एप्स्टीन फाइल को लेकर बहुत घमासान मचा हुआ है। मचना भी चाहिए। मेरे को लगता है आप सबने एप्स्टीन फाइल के ऊपर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे बहुत सारी डिटेल में चीज़ें देखी होंगी। डिस्टर्बिंग तो बहुत है, मतलब जो चीज़ें उसमें देखने में आ रही है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। मैं 5-7 दिन पहले की बात बताता हूँ। आई वॉज वॉचिंग, मतलब इंस्टाग्राम में देख रहा था, तो इंस्टाग्राम देखते देखते कुछ एप्स्टीन फाइल, और अपनी फीड्स तो ऐसे ही फट से ख़राब होती है, जब आप इस तरह की कोई चीज़ देख लो तो उसको इंस्टाग्राम आपको वही चीज़ वापस भेजने लग जाता है। फुल डे इट वॉज डिस्टर्बिंग, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा था पूरे दिन, मतलब थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग हो रहा था। तो एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए वर्ल्ड में ये सब चीज़ें चल रही है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में आपने मेजॉरिटी जो लोगों के नाम देखे हैं सब बड़े लोग हैं, सब बड़े लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसमें से एक है, और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है उसमें। तो थिंक अबाउट इट। ईरान ने फिर उसके रिटेलिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, तो ये दो अब खेमे बन चुके हैं बहुत ही स्ट्रांग। एक अजीब सी चीज़ हुई थी जिसके कारण पूरा वर्ल्ड में अनरेस्ट और बढ़ गया, वो था कि ईरान ने मिडिल ईस्ट को अटैक करना चालू कर दिया। अब मिडिल ईस्ट में बहरेन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया। ईरान वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी ऑफ यूएस बिफोर 1970। ठीक है, तब इराक अपने लेवल पर ही चल रहा था, एक नेक्स्ट लेवल पर इराक पहुंच चुका था डेवलपमेंट वाइज। 1970 के पहले जो पहलवी, जो उनके वो हैं वहाँ पे रूलर्स थे उस समय, रजा पहलवी और ये लोग, उस समय के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊँ तो ईरान वॉज अ प्रॉक्सी फॉर
यूएसए 1970 के बाद में जब इस्लामिक स्टेट बना वो, तो उसके बाद में थिंग्स गॉट वेरी डिफरेंट. तब मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज को एक हद तक डर लगा कि यार ये इस तरह से अगर चले तो ईरानी जो मुस्लिम्स हैं वर्सेस जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम्स हैं, ईरानी बेसिकली ईरान में जो अभी है वो शिया ज़्यादा है और बाकी जब तक सुन्नी है. तो इन लोगों के दिमाग में ये था कि यार ये लोग रूल करने लग जाएंगे तो दे विल ट्राई टू डोमिनेट द मिडिल ईस्ट. डोमिनेट किस में किया जाता है? बिजनेस में. ये ध्यान रखना, वहां का मेन बिजनेस क्या है? क्रूड ऑयल. और अगर इन्होंने डोमिनेट करना चालू किया तो दिक्कत होगी ना, किसी को भी दिक्कत होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट मेजरली डोमिनेट कौन करता है? सऊदी अरब. अब ये पूरी सिचुएशन चल रही है यहाँ पे. एक तरफ से अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है ना, तो आपको समझ में आएगा दिस इज ऑल अबाउट गेम ऑफ थ्रोन्स. एवरी वॉर इज एक्चुअली द वॉर ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स. ठीक है. जब ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हो रही है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका खुद को पीछे कैसे रुके? ईरानी जो अभी मुस्लिम कंट्री है, दैट इज इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान, वो कंट्री इज टोटली अगेंस्ट यूएसए. तो यूएस को तो तेल चाहिए ना यार, यूएसए को तो क्रूड चाहिए. तो यूएसए ने क्या करके मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर एक दबदबा इस पॉइंट पे बना के रखा है. तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, हम सिक्योर करेंगे. तुम्हें पैसा चाहिए, हम देंगे. तुमने जो भी क्रूड की डीलिंग करी है, डॉलर में ट्रेड करी है, तो डॉलर के रेट्स भी हम डिसाइड करेंगे. तुम्हें वर्ल्ड में उसका रिकॉग्निशन मिलेगा. मतलब उन्होंने सब जगह किसको घेर लिया? मिडिल ईस्ट को घेर लिया. तो यूएस उनके लिए कहीं ना कहीं उनका स्ट्रॉन्ग फ्रेंड तो हुआ ही हुआ. अब आप एक चीज देखो कि ईरान जब अटैक कर रहा है मिडिल ईस्ट पे, यूएई पे अटैक कर रहा है, बहरेन पे कर रहा है, कतर पे कर रहा है, सऊदी अरब पे कर दिया, इन सब जगह जब अटैक कर रहा है, तो इफेक्टिवली आप देखोगे कि यूएस मिलिट्री स्पेसेस या यूएस बेसिस पे अटैक कर रहा है ना. ईरान ने तो ये भी धमकी दे दी कि भाई साहब, अगर आप लोग यूएई में भी हो और अगर आप यूएस एम्बेसीज या यूएस बेस के आजू बाजू में, तो वहां से हट जाओ, हम वहां पे अटैक करेंगे. एंड ईरान बार बार क्या बोल रहा है कि हम लोग कहीं पर भी यूएई के सिटीजन्स पे या फिर कतर के सिटीजन्स पे, बहरेन के सिटीजन्स पे या फिर सऊदी अरब के सिटीजन्स पे अटैक नहीं करें. मिलिट्री बेसिस पे हम लोग करें जहाँ पे यूएस इन्वॉल्व है. अब यार इफेक्टिवली क्या ये खतरे का माहौल नहीं है क्या? आज अगर जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ से 2 किलोमीटर दूर सपोज यूएस का है, फॉर एग्जाम्पल मैं यूएई में हूँ और वहाँ पे ब्लास्ट होता है, आवाज़ आती है, तो क्या मेरे को शांति मिलेगी क्या? ये अलग बात है कि इट इज हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर स्टेइंग इन यूएई, हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ यूएई, हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ यूएई एंड इवन दीज कंट्रीज हु हैव मेड श्योर कि सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है. बट इन्फ्लेशन हिट ज़रूर करेगा. और जब इन्फ्लेशन हिट करेगा तो उस समय गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है. क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा तो वहाँ पे खर्चे बढ़े, लोगों की इनकम कम हुई, तो वहाँ पे अब्रॉड लोग जाते क्यों हैं? अपना देश छोड़ के जाते क्यों हैं? क्योंकि अब्रॉड में ज़्यादा इनकम मिलती है. अगर वो कम होने लग गई, हर जगह से फ्रस्ट्रेशन आना चालू हो जाएगा. तो फिर बहरेन, कतर, यूएई, सऊदी, ये किस तरफ, कौन से खेमे में हुए, कौन से ग्रुप में हुए? इजराइल वाले ग्रुप में हुए. और अभी आपने एक और चीज़ सुनी होगी, यूक्रेन ने कहा है इजराइल को कि भाई तेरे को ड्रोन्स की हेल्प चाहिए ना, हमें पैसा चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो पैसा देगा तो हम कुछ भी कर देंगे. मतलब यूक्रेन टू अ सर्टेन एक्सटेंट एज ऑफ नाउ बिन पैंदे का लोटा हो गया, क्योंकि उसको पैसे चाहिए. जो उसको पैसे में हेल्प करेगा वो उसकी हेल्प करेगा. एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि ऐसा होता ही है वर्ल्ड में. बट यूक्रेन भी इन्वॉल्व होगा. नॉर्थ कोरिया के किम जोंग यूंग भी उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से वो भी इन्वॉल्व हो. ऐसा बहुत जगह मीम्स पे देखने वाला है. थोड़ा मस्ती के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत हैवी हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है. तो वो भी आने की कोशिश कर रहे हैं. रशिया इज एक्चुअली हेल्पिंग ईरान, क्योंकि रशिया और यूएस आर टू डिफरेंट मतलब लिटरल एनिमीज. चाइना इसीलिए इन्वॉल्व है ये वाले खेमे में. क्यों? क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप्स जाएंगे उसको आप शिफ्ट किससे करोगे? युआन से. मतलब उसकी पेमेंट किस में लोगे? युआन से. तो ये भी दिक्कत वाली बात तो है ना. मतलब यहाँ पे ग्रुप्स क्लियरली बनते जा रहे हैं. बेस्ट पार्ट तो अब ये लग रहा है कि मिडिल ईस्ट ने जितनी भी कंट्रीज थी ना, उन्होंने बोला है ईरान को और इनफैक्ट यूएस को भी, अब तो मैं ना रुकना मत, अब तुम्हें ईरान खत्म करना है, करके आना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये अभी मिडिल ईस्ट वालों ने बोला है. और बेस्ट पार्ट, अमेरिका की शुरू से फितरत रही है कि जब दो रूल्स बन जाते हैं, जब दो ग्रुप्स बन जाते हैं, तो अमेरिका शिफ्ट करने लग जाता है अपना ग्रुप.
कैसे? अमेरिका बोल रहा है कि हम ये ईरान वाला जो मैटर है वो जल्दी खत्म कर देंगे। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अभी तक उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। क्या ईरान पूरा खत्म कर देंगे या ईरान से जाके नेगोशिएट करेंगे? जिस हिसाब से दिख रहा है माहौल, वो पूरा खत्म करने की बात कर रहे हैं, बट कोई बड़ी बात नहीं, अमेरिका नेगोशिएट भी कर सकता है। आई टेल यू द रीजन। आप सबको याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था 9/11 के नाम से, आपने सुना है इस चीज़ को, कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के ऊपर अटैक हुआ था। ये किसने किया था? तालिबान ने किया था। किसने किया? अलकायदा ने किया था। अलकायदा कौन हो गया? उसामा बिन लादेन वाला ग्रुप हो गया, बराबर। उस समय ये उसामा बिन लादेन वाला जो अलकायदा वाला ग्रुप था वो अगेंस्ट क्यों था? बिकॉज अमेरिका क्रिएटेड दीज ट्रूप्स, दीज ग्रुप्स टू गो अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। तो अमेरिका का एक सेटअप कैसा होता है कि भाई इन्होंने एक कंट्री का एक बेस बनाया, वहां पे उससे डील करी, डील नहीं हुई। अब डील नहीं हुई तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो करा, नहीं तो ऑपोजिशन वालों को उनके अगेंस्ट खड़े कर दो। अब ऑपोजिशन या तो क्रिएट करवा दो, अगर ऑपोजिशन ऑलरेडी है तो उनको फंडिंग कर दो, जैसे वेनेजुला में हुआ। वेनेजुला में लीडर थे ना, उनके ऑपोजिशन वाले जितने भी थे उनको फंडिंग की गई, उनको बिजनेस डील के लिए बुलाया गया और कंट्री की डील के लिए बुलाया गया, और उसके बाद में वेनेजुला पे अटैक किया। तो सिमिलरली अफगानिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने, जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट कुछ ग्रुप्स बनाए। उन ग्रुप्स को कुछ प्रोमिस किए कि जैसे ही ये वाली गवर्नमेंट हटेगी हम आपको उसमें बिठा देंगे और आप उसको फिर रूल करना। तो दूसरी जो खेमे वाली चीज़ है वो तो बढ़िया हो गई ना। वो ग्रुप वो क्या बोलेगा? अरे अमेरिका बहुत बढ़िया है, हमको सपोर्ट भी कर रहा है और ये हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहा है हमारे साथ में। बाद में हुआ क्या? अफगानिस्तान की जो मेन गवर्नमेंट थी वो अमेरिका के साथ उसने समझौता कर लिया। तो ये जो नया ग्रुप बनाया था अमेरिका ने, उसकी फंडिंग रोक दी, उसको सपोर्ट करना छोड़ दिया, उसके जो सारे सपने थे, सारे जो प्रोमिस थे वो टूट गए। ये होता है और ये अभी तक हुआ है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बाद में जाके अमेरिका ईरान के साथ है ना कुछ जाके सेटलमेंट कर देगा। ये मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि हो रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। ऐसा हुआ तो शॉक होने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा से फितरत रही है, हिस्ट्री तो यही बोलती है। अब इसमें इंडिया का रोल कैसे आया? इंडिया ने क्या किया था फरवरी में, जब ये थोड़ी बहुत मगजमारियाँ चालू हुई थी तो 3 शिप्स थे ईरान के, वो सीज कर लिए। और ईरान ने अभी पूरा का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़ दिया था, मतलब वो भाई दिक्कत में पड़ गया तो बंद कर दिया। तो इंडिया ने डील क्या करी है, मतलब इनफैक्ट ईरान के साथ में डील क्या हुई है कि ईरान जितने भी इंडियन फ्लैग्स के जितने भी शिप्स हैं उसको अलाउ कर देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने के लिए, और इंडिया जो ये 3 शिप्स इनके लेके रखे थे उसको रिलीज कर देगा, प्लस मेडिकल सप्लाईज जो ईरान को चाहिए वो भी सप्लाई करेगा। इंडिया न्यूट्रल स्टांस पे, अभी ईरान भी अपना दुश्मन नहीं है, इसराइल तो दुश्मन है ही नहीं। तो मेरे को लगता है इंडिया थोड़ा बीच में अभी चल रहा है, बट बीच में रही हुई कंट्री कुछ टाइम तक तो सेफ रहती है, बट बाद में कुछ ना कुछ उसको कहीं ना कहीं तो स्टांस लेना ही पड़ेगा। अब लेट्स सी, अगर वॉर एस्केलेट होता है तो ये सब चीज़ें होंगी। इंडियन मार्केट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अभी भी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी मेरे को अब दिख नहीं रही है। मार्केट ऐसी सिचुएशन में बाय ऑन डिप्स ही रहता है, बट 2026 है ना, मैंने पहले भी कहा था, जनवरी से भी मैं कहते आ रहा हूँ, इट इज़ नॉट ग्रेट फॉर द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। थोड़ा सा आपको ये साल में हो सकता है थोड़ा पेन देखना पड़े, बट मार्केट है। और एक चीज़ मैं सबको बोलता हूँ, हमेशा आपको वापस बोलता हूँ कि अगर आपके 1 लाख रुपए ना इन्वेस्ट करने को, तो मैक्सिमम इन्वेस्टेड आपका मनी होना चाहिए 70 to 75,000। पूरा इन्वेस्ट नहीं करने का कभी भी। इनफैक्ट अगर मार्केट आपको एक अच्छी रैली देता है तो एक बार एग्जिट करना, फिर नीचे जब आएगा तब एंट्री करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिटी और नोमुरा, ये जो बहुत बड़े ग्रुप्स हैं एनालिसिस वाले, इन्होंने तो क्लियरली बोला है कि हम लोग है ना निफ्टी के जो टारगेट्स हैं उसको हम नीचे लेके आ रहे हैं। जो पहले हमने सोचा था 29,000 तक निफ्टी जाएगी, वो 25,000 तक जाएगी। तो 2026 थोड़ी सी गड़बड़ तो है, हाँ। बट मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑलरेडी काफ़ी हद तक कैश में बैठा हूँ। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये क्लियरली आपको बताया, मैं अभी भी कैश पे ही हूँ। थोड़ा इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ, थोड़ा ही कर रहा हूँ, ताकि अगर मुझे अच्छा डिप मिले तो मैं उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी खोऊँ नहीं, राइट। इतना अगर आपको डिटेल में सीखना है तो कोर्स है मेरा द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। डिटेल आपके स्क्रीन पे, लाइव क्लास होती है सैटरडे संडे, और प्लस मैं लाइव मार्केट में जो चीज़ें हो रही है वो भी पढ़ाता हूँ। तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्स, बहुत अलग ही कोर्स होता है, मज़ा भी बहुत आता है। बैच साइज़ में छोटा रखता हूँ, 28 मार्च से नई बैच चालू हो रही है, और उसमें हम लोग 1-to-1 कॉन्वर्सेशन भी बहुत करते हैं, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आई होप वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कौन से कंपनी पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए मैं ज़रूर बनाऊंगा। जैसे ये वाला जो वीडियो था ये वॉर के ऊपर बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, तो इसका एक रिप्लाई तो बनता था। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।